अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय की, और विषय का शीर्षक है देश, काल और परिस्थिति। ये विषय छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए है। हम जीवन में कई बार निर्णय लेते हैं, उस वक्त हम सिर्फ ये देखते हैं कि मैं बलवान हूँ, ताकतवर हूँ, सत्ता के नज़दीक हूँ, धनवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन हमेशा शास्त्रों में लिखा गया है कि कोई भी निर्णय लो, देश को ध्यान में रखो, यानी कहाँ पे आप हो अभी, खुद के पैतृक जो जगह पे हो या उससे बाहर कहीं और राज्य में और शहर में हो, देश, काल और परिस्थिति, देश आपके अनुकूल है कि नहीं, जहाँ निर्णय ले रहे हो वहाँ पे आपके अनुकूल देश मतलब वो जगह अनुकूल है कि नहीं है। काल मतलब समय भी देखा जाता है। एक गलत निर्णय, गलत समय में लिया हुआ निर्णय अनुकूल परिणाम नहीं देता। तो देश को देखिए, काल को देखिए, किस समय क्या करने जा रहे हैं, और परिस्थिति देखिए कि आपके साथ में कौन है, आपके विपक्ष में कौन है, अभी ये निर्णय लूँ या बाद में लूँ या नहीं लूँ। ये तीनों चीज़ें हमेशा, कभी भी कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो, ये तीन चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। देश को देखें, काल को देखें, परिस्थिति को देखें। आंख मीच के कभी निर्णय, खाली बल और सत्ता, बुद्धि के घमंड में आकर के निर्णय हमेशा बदल जाते हैं। हर निर्णय तीन चीज़ पे निर्भर करता है, देश पे, काल पे और परिस्थिति पे। इसलिए कोई भी निर्णय लें, ये तीन चीज़ें हमेशा मन में देखें, शीघ्रता न करें। तो इसी विषय को बहुत ही अच्छे ढंग से समझने के लिए हम एक पुराने उपन्यास था, ओरछा की राजनर्तकी। मध्य प्रदेश में ओरछा रियासत है, उनके राजाओं की, उसके राजा जो थे, राजा इंद्रजीत सिंह नाम था उनका। उनके वहाँ पे दरबार में नृत्य करने के लिए एक नर्तिका थी, नृत्यांगना थी, उसका नाम था परवीन राय। वो न केवल नृत्य में जो उसमें प्रवीण थी, बल्कि वो बहुत उच्च क्वालिटी की सलाहकार थी, बहुत विद्वान थी, विदुषी महिला थी, गुणवान महिला थी। सुंदर और नृत्य में तो प्रवीण थी, लेकिन वो सलाहकारिता में, गुण में, परिस्थितियों को आकलन करने में बहुत ही प्रवीण थी। नाम भी उसका परवीन राय था। ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह उसको बहुत चाहते थे, न केवल उसकी सिंदूरता को वजह से, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और सलाह देने के जो उसके तौर तरीके और जो सिस्टम था, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखते थे, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखते थे। हर राज्य के विषय में, हर रियासत के हर विषय में उसको शामिल करते थे, सलाहकार मंडल में थी। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि की खबर, परवीन राय की प्रसिद्धि की खबर दिल्ली के बादशाह अकबर के पास पहुंची। तो अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे इतने बड़े पूरे भारत का राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ, मेरे पास इतनी विद्वान सलाहकार न तो कोई महिला है, और न इतनी बड़ी सुंदर है, न कोई इतनी अच्छी नृत्यांगना है। ओरछा जैसे छोटे से राज्य के पास में इतनी विदुषी महिला है, जो नृत्य में भी प्रवीण है और सलाहकार भी है, बुद्धिमान भी है और गुणवान भी है। उन्होंने अपने आदमियों को कहा, चिट्ठी लिखो और राजा को बोलो कि इसको मेरे यहाँ भेज दो, आपके छोटे से राज्य में इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये चाहिए, और चाहिए ही। नीचे धमकी भी थी कि अगर आपने नहीं दिया तो मैं ओरछा का सर्वनाश कर दूंगा। जब ये चिट्ठी आई तो महाराजा चिट्ठी पढ़ के उदास हो गए। उनको मालूम था कि अकबर की शक्ति के सामने मैं जीत नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, हो सकता हारना पड़े या मरना भी पड़े, सर्वस्व न्यौछावर भी करना पड़े। वो उसको देना नहीं चाहते थे, तो इसी कसम में उदास रहे। तो परवीन राय तुरंत एक दिन परवीन राय को पता लगा महाराजा जो है, जो उस सामान्य मूड में नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने पूछा, तो महाराजा बोले नहीं। जब उसने जोर दे के पूछा तो उसने कहा, ऐसी बात है कि तुम्हारे को दिल्ली के बादशाह ने मांग लिया है, और उसकी, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे शरण में या मेरे जो पास रहने वाले लोग हैं वो मेरे ही परिवार के लोग हैं। तू नृत्यांगना है, सलाहकार है, नर्तकी है, लेकिन तू मेरे परिवार के सदस्य है। मैं कोई भी सूरत में अकबर को नहीं दूंगा, चाहे मुझे सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े। परवीन राय नहीं चाहती थी कि उनके प्रिय राजा अकबर से लड़ करके अकबर की शक्ति के सामने टिक नहीं सकेंगे, क्योंकि छोटी रियासत थी, तो वो नहीं चाहती थी कि महाराजा का नुकसान हो। तो उन्होंने महाराजा को बोला कि आप लड़ने का विचार त्याग दीजिए, मुझे आप दिल्ली भेज दीजिए, ये मेरा वादा है कि बादशाह मेरे को छू नहीं सकता।
तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो बादशाह जो है वहाँ जाने के बाद में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, स्त्री हो महिला हो। उसने कहा साहब मेरी अक्ल पे, मेरी बुद्धि पे तो आपको विश्वास है। उसने कहा वो तो है, तो आप मुझे भोज दीजिए, ये मेरा वादा है, परवीन राय को वो अंगुली नहीं लगा सकता मेरे। महाराजा को विश्वास था, उन्होंने उनको वहाँ भेज दिया। परवीन राय वहाँ गई, अकबर ने दिल्ली का दरबार लगाया, सबके सामने नर्तिका को बोला कि नृत्य करो। उसने अच्छा नृत्य किया, बहुत सुंदर थी। अकबर जो है प्रभावित हुआ, कामना से ललचाया भी। तो उसने नृत्य ख़त्म होने के बाद उसका हाथ पकड़ के अपने यहाँ गोद में बिठाने के लिए उसने खींचा। तो परवीन राय बड़ी बुद्धिमान महिला थी, उसने बहुत ही अच्छा एक दोहा बोला 2 लाइन का कि विनती परवीन राय की सुनिए शाह सुजान, कि हे अकबर बादशाह मेरी विनती सुनिए। विनती परवीन राय की सुनिए शाह सुजान, झूठी पातल खात है वारी वाई स्वान, कि मैं जो है ओरछा का राजा इंद्रजीत सिंह की झूठी पत्तल हूँ, और झूठी पत्तल को 3 लोग खाते हैं, या तो कोई पागल हो, या कुत्ता हो, और या जो है भूखा हो। यानी विनती राय परवीन की सुनिए शाह सुजान, झूठी पातल खाते है वारी वाई स्वान। तो मुझे नहीं लगता है कि आप न तो भूखे हैं, न आप पागल हैं, और न आप कुत्ते हैं। तो अकबर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब से बहुत खुश हुए। अकबर ने उसको खूब सारा धन वगैरह दे करके, चिट्ठी दे करके वापस ओरछा भेजा। ओरछा महाराजा को बोला कि आप भाग्यवान हो, इतनी विद्वान महिला आपके पास है कि मैं जिसके लिए लाया था, लेकिन इसने एक दोहा बोल करके मेरे अक्ल को ठिकाने लगा दिया, अक्ल को जो है बता दिया, और इसकी विद्वत्ता के लिए मैं इसको सलाम करता हूँ और आपको वापस भेजता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, अगर वो राजा लड़ता उससे, अकबर से, तो हो सकता हार जाता था, लेकिन परवीन राय ने दिमाग से काम लिया। उसने वो चीज़ प्रस्तुत कर दी कि अपने आप ही उसको मालूम था देश प्रतिकूल है, क्योंकि दिल्ली का बादशाह बड़ा है, काल मतलब ओरछा का राजा छोटा है, अब लड़ेगा तो नुकसान होगा, और परिस्थिति भी अनुकूल नहीं थी। तीनों मामलों में ओरछा कमज़ोर पड़ता था। तो उसने अपने राजा को बचाने के लिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और उसने इतनी ऐसी बात कही कि आप झूठी पत्तल, मैं महाराजा की झूठी पत्तल हूँ, और झूठी पत्तल को या तो भूखा आदमी खाता है, या पागल आदमी खाता है, या कुत्ता चाटता है। तो देखिए, एक लाइन के अंदर उसने देल काल परिस्थिति को समझते हुए राजा को नुकसान से बचा लिया, खुद भी वहाँ जाकर के भी सुरक्षित बच के आ गई, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसलिए सदा बल के ऊपर, सदा धन के ऊपर, सदा अपने सत्ता के नज़दीक होने के लिए हर फैसला एक ही मापदंड पे नहीं लेना चाहिए। हमेशा ये देखें देश अनुकूल है कि नहीं है, काल मतलब समय अनुकूल है कि नहीं है, या परिस्थिति अनुकूल है कि नहीं है। ये मोटिवेशनल वीडियो प्रेरक कहानी आप सब लोगों के लिए है दोस्तों। और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो प्रेरक कहानियाँ अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपको हमेशा के लिए बताई जाएगी। कृपया हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।